नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केदारनाथ यात्री सोनप्रयाग में रोके। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी का हुआ निधन। मुंबई सेंसेक्स ने पहली बार 83,000 किया पार। उत्तराखंड में बुधवार रात और गुरुवार को भारी बारिश होने से 151 से ज्यादा मार्ग बाधित हो गए हैं और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस बीच रुद्रप्रयाग प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि केदारनाथ यात्रियों को गुरुवार को ही सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया। करीब 3,000 तीर्थयात्री सोनप्रयाग और आसपास के स्थानों पर रुके हैं। उधर स्थितियां अनुकूल होने पर हेलीकॉप्टर सेवा से कई यात्रियों ने केदारनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। केदार घाटी में कई दिन से भारी बारिश के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग के साथ सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच भूस्खलन की आशंका गहरा गई है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर गुरुवार को केदारनाथ आने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया। परिस्थितियां अनुकूल होते ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ जाने दिया जाएगा। उधर खराब मौसम को देखते हुए यात्रियों ने भी सोनप्रयाग, सीतापुर आदि स्थानों पर रुकने का निर्णय लिया है। सोनप्रयाग और आसपास के स्थानों पर करीब 3,000 यात्री रुके पड़े हैं। मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को दिल्ली स्थित एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। येचुरी 72 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनकी हालत पिछले कुछ दिनों से गंभीर बनी हुई थी। उन्हें कृत्रिम श्वसन प्रणाली पर रखा गया था। एम्स के मुताबिक येचुरी का निधन अपराह्न 3:05 पर हुआ। येचुरी को 19 अगस्त को फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत पर एम्स में भर्ती कराया गया था। येचुरी वर्ष 2015 में पार्टी के महासचिव चुने गए थे। इसके बाद उन्हें 2018-2022 में फिर से इस पद के लिए चुना गया था। वह 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वह 2005 में उच्च सदन के लिए चुने गए और 2017 तक सांसद रहे। येचुरी को वर्ष 2016 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान भी दिया गया था। माकपा महासचिव के निधन पर भाजपा, कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने शोक जताया है। देहरादून शिक्षकों का कल से भूख हड़ताल का ऐलान। पर्यावरण मित्रों का होगा 2 लाख का बीमा। प्रेमचंद प्रधानाचार्य पद पर विभागीय भर्ती को स्थगित करने और उसे निरस्त करने की शिक्षक संघ की मांग के विरोध में परीक्षा समर्थक शिक्षक खुलकर आगे आ गए हैं। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पदों को विभागीय शिक्षकों के बीच सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए, न कि शिक्षकों बल्कि स्कूल और छात्रों के हित में है। गुरुवार को परीक्षा समर्थक शिक्षकों के प्रतिनिधि द्वारिका प्रसाद पुरोहित ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि प्रधानाचार्य भर्ती से एलटी शिक्षकों को शामिल करने की मांग वाजिब है, लेकिन जिस प्रकार भर्ती को निरस्त करने की मांग की जा रही है वो शिक्षक संघ की हरधर्मिता और छात्र शिक्षा हित की अनदेखी है। जब 4 अगस्त 2023 को शिक्षा मंत्री अध्यक्षता में आयोजित बैठक में परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी, तो फिर आंदोलन की आवश्यकता क्या थी? परीक्षा को स्थगित किया जाना तैयारी कर रहे 2,900 से ज्यादा शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है। समर्थक शिक्षक जल्द संशोधित कार्यक्रम जारी करने की मांग करेंगे। देहरादून बेसिक शिक्षक के 1500 पदों पर जल्द होगी भर्ती। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 1500 पदों में नियुक्ति को काउंसलिंग का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। शिक्षा भर्ती मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार इसके लिए काउंसलिंग की तारीख जल्द तय की जाएगी। बेसिक शिक्षक के 3900 से ज्यादा रिक्त पदों में अब तक 1400 पदों पर याचन दिया जा चुका है। बेसिक शिक्षा भर्ती के तहत अब तक 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। 10 अगस्त को पहली काउंसलिंग में 473 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। दूसरी काउंसलिंग 18 सितंबर को हुई, जिसमें 1028 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 2 काउंसलिंग के बावजूद 50% पद अब भी खाली पड़े रहे। पहले चरण में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे थे। अब दूसरा चरण में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। बल्कि शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक ज्वाइन कर चुके सभी अभ्यर्थियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। पूरा ब्यौरा मिलने के बाद तीसरी काउंसलिंग शुरू होगी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा पहुंची केदारनाथ। पौड़ी में जीएमओयू की बसों का संचालन ठप होने से यात्री हुए परेशान। पौड़ी में जीएमओयू की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर मुख्यालय में गुरुवार को भी दूसरे दिन बसों का संचालन नहीं हो पाया। बसों का संचालन न होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को नारा चालक परिचालकों ने न सिर्फ बसें खाली रखी बल्कि संगठन के पदाधिकारियों व चहेतों को मुख्य पदों पर सीधी तैनाती करने का आरोप लगाते हुए विरोध भी जताया। गुरुवार को जीएमयू के नारा चालकों परिचालकों ने बसों का संचालन नहीं किया। इस दौरान कंपनी से जुड़ी करीब 10 से 12 बसें
मौजूद रहे। रुड़की में मेधावी छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। देहरादून संविदा श्रमिकों का जल संस्थान पर ठेका प्रथा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ गुरुवार को सचिवालय पहुंचा। पुलिस ने करीब 4 घंटे तक संविदा श्रमिकों को सुभाष रोड के पास बैरिकेडिंग पर रोककर सीएम के पीआरओ की ओर से प्राप्त आश्वासन मिलने के बाद तहसीलदारी मौके से हटने को राजी हुए, लेकिन वो अतिवृष्टि के साथ निर्मित जल संस्थान मुख्यालय पर धरने पर ज्यादा से गुरुवार को लगातार हो रही बारिश देखने जल संस्थान के समिति और संगठन ने कई बार सचिवालय पूछकर, लेकिन पुलिस ने सचिवालय के पास धरने पर बैठ गए। देहरादून शिक्षा निदेशालय और ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल के सड़क निर्माण। देहरादून में 3 मुख्यमंत्रियों के घर तक जाने वाली सड़क की मरम्मत हुई शुरू। लोक निर्माण विभाग ने शुरू की सड़क सुधार की तैयारियां। देहरादून बिना यूआईडी राज्य स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे खिलाड़ी। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईडी के बिना अब खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अभी तक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए यूआईडी अनिवार्य थी, अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी इसे लागू कर दिया गया है। इससे एक किले में खिलाड़ी का पूरा डाटा मिल जाएगा और खेलों में पारदर्शिता भी आएगी। उत्तराखंड एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव KJS कलसी के अनुसार AFI ने सीनियर और मास्टर दोनों ही वर्गों में खिलाड़ियों के यूआईडी के लिए राज्यों को कहा है। उत्तराखंड में इसी साल से प्रक्रिया लागू कर दी गई है। इसके लिए खिलाड़ियों को AFI की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए करीब 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था लागू करने का कारण यह है कि अभी तक खिलाड़ी विभिन्न प्रदेशों से गलत तरीके से खेलों में भाग लेते थे, अब यह संभव नहीं हो सकेगा। दून में UPL के लिए बदली जा रही है रायपुर स्टेडियम की सूरत। रायपुर में करीब 1 साल से बदहाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर संवरने सजने लगा है। यहां से घाट काट दी गई है। पिच को खेलने लायक बनाने के लिए रोलर चलाए जा रहे हैं। ड्रेसिंग रूम से लेकर स्टैंड तक की व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है। दरअसल 15 सितंबर से यहां उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL का आयोजन होना है, तो स्टेडियम की सूरत बदलने का काम जोर शोर से चल रहा है। खास बात यह है कि करीब 7 महीने से पहले स्टेडियम खेल विभाग के अधीन आ गया था। इसके बावजूद विभाग की ओर से इसे ठीक करने की कवायद अभी तक नहीं की गई। अब UPL शुरू होने जा रहा है, तो एन वक्त पर सारे इंतजाम जुटाए जा रहे हैं। यहाँ 12 सितंबर तक UPL के मैच खेले जाने हैं। सितारगंज में बाढ़ से बचाने के लिए एक्वा पार्क को 6.82 करोड़ किए गए मंजूर। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को बाढ़ से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 6.82 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। सिंचाई विभाग योजना जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल पशुपालन मत्स्य मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से सिरकुल क्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, होलसेल फिश मार्केट एवं लैंडिंग सेंटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पार्क के लिए चिन्हित जगहों की ओर सूखी नदी का कटाव होने से एक्वा पार्क को बाढ़ का खतरा हो सकता है। मंत्री बहुगुणा ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता PK दीक्षित व EEAS नेगी ने प्रस्ताव तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग के समक्ष रखा है। EEAS नेगी ने बताया कि योजना में 15 मिलीमीटर लंबाई के 34 स्पर बनेंगे। स्परों के बीच वायर क्रेट की 1020 मीटर दीवार के ऊपर स्लोप में स्टोन पिचिंग का कार्य करने का भी प्रावधान है। बाढ़ सुरक्षा कार्य जीओ जारी होने के बाद कराए जाएंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क कफरखान के पास फिर दर की। अल्मोड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने गुरुवार को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कफरखान के पास अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क पर भूस्खलन होने से सड़क दरक गई है। इससे आवाजाही खतरनाक हो गई है। वहीं जिले के 2 राज्य राजमार्गों और ग्रामीण मार्गों पर यातायात बाधित रहा है। गुरुवार को हुई बारिश से चौराड़ी से आगे कपड़खान की तरफ अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क पर भूस्खलन हो गया है। सड़क पर भूस्खलन होने से घंटों तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर चौकी ताकुला की टीम मौके पर पहुंची और JCB की मदद से सड़क को चौड़ा किया गया, तब जाकर सड़क पर यातायात सुचारू हो सका। वही खैना रानी के रामनगर सड़क पर भी पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया है। हालांकि JCB की मदद से सड़क पर गिरे पेड़ को हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया। इसके अलावा गुरुवार को राज्य राजमार्ग सिमलखेत, भनौली, बसौली, पोखरी, धौलादेवी, खेती, द्वाराहाट, भगतोला, सिराघाट, कुंजी, किमोला, डोबा, चौसली और 400 ककड़ी घाट सड़कों पर भी यातायात बाधित रहा। हालांकि बसौली पोखरी सड़क पर शाम तक यातायात सुचारू कर दिया गया। चंपावत में भारी बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।
चंपावत जिला मुख्यालय और आसपास के इलाकों में बुधवार देर रात से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला और संतोला के समीप मलबा आने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बीते 24 घंटे में बनवासा में सर्वाधिक 119 mm बारिश हुई, जबकि चंपावत में 95, लोहाघाट में 31 और पाटी में 35 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद प्रशासन की ओर से सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किए जाने के कारण बच्चों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। भारी बारिश के कारण बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। लोग जरूरी कामों से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। स्वाला में भारी बारिश के कारण मलबा आने से सुबह 8 बजे से यातायात बाधित हो गया है। कालीराय संस्था की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 बजे मार्ग में वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। स्वाला में सड़क खुलने के बाद भी रोडवेज की अधिकांश बसों को चंपावत बस स्टेशन में ही रोक दिया गया। हल्द्वानी, अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर बंद, 10 पर बंदी की तलवार। जिला प्रशासन ने अनियमितता मिलने पर शहर के 6 कोचिंग सेंटर बंद करा दिए, जबकि 10 कोचिंग सेंटरों पर बंदी की तलवार लटक गई। हालांकि इन कोचिंग सेंटरों के संचालकों ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए समय मांगा है। संचालकों ने फायर सेफ्टी व ऊर्जा निगम के NOC के लिए आवेदन किया है। 27 जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित UPSC के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। जिसके बाद जिलाधिकारी बंदना सिंह के निर्देश में 1 अगस्त को प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के कोचिंग सेंटर की जांच को छापेमारी अभियान चलाया था। शहर के 16 कोचिंग सेंटर की जांच की गई। जांच में गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर को सील किया गया, जबकि 10 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी कर व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए थे। प्रशासन कार्रवाई के बाद 10 कोचिंग सेंटर ने फायर सेफ्टी और ऊर्जा निगम की NOC के लिए आवेदन किया है। यदि किसी कोचिंग सेंटर को फायर व ऊर्जा निगम की NOC नहीं मिली तो उसके खिलाफ भी बंदी की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने 6 कोचिंग सेंटरों में ताला लगवा दिया है। नैनीताल में क्लोरीन गैस हुई लीक, 6 की हालत बिगड़ी। नैनीताल जल संस्थान के सुखाताल स्थित पंप हाउस में रखे सिलेंडर से क्लोरीन गैस लीक हो गई। गैस रिसाव की चपेट में आने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 6 की हालत बीडी पार्टी जिले में भर्ती कराया गया। इस बीच देर रात तक जिला प्रशासन, SDRF, NDRF, पुलिस, दमकल व स्वास्थ्य विभाग की टीमें राहत बचाव में जुटी थी। जानकारी के अनुसार सुखाताल क्षेत्र में जल संस्थान के पंप हाउस में गैस लीकेज महसूस की गई। इस बीच एकाएक गैस अधिक लीक होने पर क्षेत्र में दुर्गंध फैलने लगी, जिससे यहां हड़कंप मच गया। सूचना के बाद SDM प्रमोद कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। वही पुलिस, SDRF, NDRF, दमकल व स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची। इस दौरान क्षेत्र में गैस के संपर्क में आए लोगों की तबीयत बिगड़ी तो 6 लोगों को BD अस्पताल पांडे पहुंचाया गया। यहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से पंप हाउस के समीपवर्ती घरों से करीब 100 लोगों को हटाया गया। अभियंता रमेश गर्बियाल ने तत्काल अग्निशमन और पुलिस विभाग को सूचना दी। पुलिस व अग्निशमन कर्मियों ने पहुंचकर किसी तरह पास में रह रहे लोगों को वहां से हटाया। अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय ने बताया कि क्लोरीन गैस को बेकिंग सोडा के साथ रासायनिक क्रिया कर विस्तारित किया जा रहा है। क्षेत्र में गहरा गड्ढा कर करीब 1 कुंटल के गैस सिलेंडर को डिस्पोज किया गया। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रमेश गर्बियाल ने बताया कि सिलेंडर लीक होने से कोई खतरा नहीं है। समय पर लोगों को वहां से हटवा दिया गया। पानी को फिल्टर करने के लिए पंप हाउस में सिलेंडर रखा गया था, जिसके लीक होने का कारण फिलहाल पता नहीं लग पाया है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कारों पर गिरा बोल्डर। हल्द्वानी ट्रांसपोर्टर और RTO भाड़ा बढ़ाने को लेकर आमने सामने। गंगोली हाट पटक्यूड़ा के युवाओं ने चट्टान काटकर गांव तक पहुंचाई सड़क। गंगोली हाट माउंटेन मैन दशरथ माझी से प्रेरणा लेकर गंगोली हाट के पटक्यूड़ा गांव के युवाओं ने भी चट्टान काटकर अपने गांव तक सड़क पहुंचा दी है। 1.5 किलोमीटर सड़क के बीच आई चट्टान को काटकर गांव तक सड़क पहुंचा दी गई। ग्रामीणों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खासकर बात यह कि इस काम में ग्रामीणों ने कोई सरकारी मदद नहीं ली। सड़क बनाने का काम 4 साल पहले शुरू हुआ था, जब कोरोना काल में गाँव के अधिकांश युवा गाँव आए थे। तब उन्हें सड़क नहीं होने खलने लगा था, क्योंकि ग्रामीण विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधियों गुहार लगाते लगाते थक चुके थे। जिसके बाद कोरोना काल में चंदा एकत्रित कर वो युवा खुद ही सड़क बनाने में जुट गए। करीब 1.5 किलोमीटर सड़क कोरोना काल में ही बनकर तैयार हो गई, लेकिन हर कुटियाल मोड़ पर बड़ी चट्टान ने सड़क निर्माण की राह रोक दी थी। पटक्यूड़ा के हेमपंत बताते हैं कि प्रवासियों से आर्थिक सहायता मांगी और 8 दिन में चट्टान को काटकर गाँव तक सड़क पहुँचा दी गई।